हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सौरमंडल के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो में सौरमंडल के बारे में देखेंगे। सौरमंडल के बारे में ये है तो हम इसको थोड़े अच्छे से समझेंगे और बड़े गहरे से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, बड़े प्यार से और बड़े मोहब्बत से समझेंगे हम इस वीडियो में। सौरमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस सौरमंडल पर हम अभी तो नहीं देखेंगे, हम इसको बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि सौरमंडल से पहले भी कुछ है। क्या बोला? सौरमंडल से पहले भी थोड़ा बहुत है, हम उसमें थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम सौरमंडल को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सौरमंडल से पहले थोड़ी सी जानकारी है, उसको थोड़ा हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर सौरमंडल में क्या आता है? ब्रह्मांड। यानी कि सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल पर आता है वो होता है ब्रह्मांड। उसके बाद में हम देखेंगे आकाशगंगा को। आकाशगंगा को देखने के बाद में हम देखेंगे सौरमंडल को। तो फाइनली हम किसको देखेंगे? सौरमंडल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सौरमंडल की जो है उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपसे कोई सामान्यतः कोई पूछ भी ले कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप किस तरह से बताओगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से होती है। यानी कि सौरमंडल कहते किसे है? सीधी साधा सिंपल भाषा में अगर बात करें आपसे कि सौरमंडल किसे कहते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो सौरमंडल किसे कहते हैं? तो देखिए, सामान्यतः रूप से देखा जाए तो सौरमंडल जो है कि ब्रह्मांड के अंदर, किसमें? ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में देखा जाए तो ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी, लाखों अरबों तारे, आकाशगंगाएं और सौरमंडल, जिसके अंदर लाखों अरबों तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, सौरमंडल है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, पृथ्वी है, ये सारा सब कुछ होता है। तो ये इस समूह को, यानी कि इस पूरे समूह को सौरमंडल, वो ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए कि सामान्य रूप से ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, सौरमंडल, लाखों अरबों आकाशगंगाएं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सभी के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड कहते हैं। अब हम देखते हैं किताबी भाषा से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। बहुत सिद्धांत हैं, लेकिन उन बहुत सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत को देखना है हमें। किसको? किसी एक सिद्धांत को, जो कि सर्वमान्य होना चाहिए, सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता हो। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, वो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, वो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को। किसको? बिग बैंग थ्योरी को। तो समझिए दोस्तों कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, तो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हम समझते हैं कि यही एक सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, जिसको सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। अब दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत को किसने दिया था? यानी कि बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति किसने की थी? तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बात करते हैं 1894-96 की बात है। 1894-96 में एक व्यक्ति हुआ करते थे, यानी कि बेल्जियम के खगोल शास्त्री, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंथियर। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेंथियर। ठीक है दोस्तों, लेमेंथियर होता है, जॉर्ज लेमेंथियर। अब देखिए, 1894-96 की बात है। 1894-96 में बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसको? बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कि बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था तो इन्होंने बताया था उसमें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हम अपनी भाषा में समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे थी। तो दोस्तों, लाखों अरबों वर्षों पहले, यानी कि लाखों अरबों वर्षों पहले ब्रह्मांड के अंदर एक आकाशीय पिंड था। यानी कि एक आकाशीय पिंड था। किसने बताया था? जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा बताया गया था बिग बैंग सिद्धांत के अंदर
कि लाखों वर्षों पहले, ध्यान से समझना बात को, ठीक है, कि लाखों वर्षों पहले ब्रह्मांड के अंदर एक आकाशीय पिंड था और वो आकाशीय पिंड अचानक फट जाने के कारण, यानी कि उस आकाशीय पिंड में, उस अग्निपिंड में, वो अग्निपिंड था तो उस अग्निपिंड में अचानक से विस्फोट हो जाने के कारण उसमें से क्या होता है कि विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट होने के बाद में टुकड़े हो जाते हैं, तो वो टुकड़े ग्रह उपग्रह में बदल जाते हैं और बहुत से आकाशीय पिंड बदल जाते हैं। उसमें से बहुत से आकाशीय पिंड बदल जाते हैं। जब उनमें से भी विस्फोट होता है, यानी कि उनमें भी विस्फोट होता है, तो उसके बाद में ग्रह बनते हैं, उपग्रह बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। यानी कि लाखों वर्षों पहले एक आकाशीय पिंड हुआ करता था, आकाशीय पिंड नहीं, अग्निपिंड हुआ करता था। तो उस अग्निपिंड में एक अचानक विस्फोट हो जाने से क्या होता है कि आकाश पिंड बन जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ आकाश पिंड बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं, उपग्रह बन जाते हैं, ऐसे फूट करके टुकड़े बन जाते हैं। तो उसमें से ग्रह उपग्रह ऐसे सब कुछ बन जाता है उसमें से, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है बिग बैंग सिद्धांत, जो कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो ये होता है ब्रह्मांड के अंदर, कैसे ब्रह्मांड में इस तरह से उत्पत्ति हुई थी, ये सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ था कि ब्रह्मांड के बाद में हम चलते हैं सीधे आकाशगंगा के पास। किसमें? आकाशगंगा में। तो ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा होती है दोस्तों। किसमें? ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा होती हैं। तो इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा होती है, तो कितनी आकाशगंगाएं होंगी? तो इस ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं। कितनी? 100 अरब आकाशगंगाएं। ब्रह्मांड के अंदर कितनी आकाशगंगाएं होंगी? 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं। और 100 अरब आकाशगंगाओं में प्रत्येक आकाशगंगाओं के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। कितने? 100 अरब तारे होते हैं। यानी कि प्रत्येक, यानी कि हम बात करें एक आकाशगंगा की, किसकी? एक आकाशगंगा की बात करें, एक आकाशगंगा की बात करें तो इसमें 100 अरब तारे मिलेंगे। कितने? एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे मिलेंगे। 100 अरब तारे एक आकाशगंगा के अंदर। अब आप सोचिए, ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगा है। 100 अरब क्या है? आकाशगंगा है। ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। दोस्तों इससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। 100 अरब से अधिक भी हैं, 100 अरब फिक्स नहीं है, इससे अधिक हैं, 100 अरब से भी अधिक हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे हैं। उसी को कहते हैं हम आकाशगंगा। और 100 अरब आकाशगंगा को कहते हैं हम ब्रह्मांड। और एक आकाशगंगा के बराबर होता है 100 अरब तारे, यानी कि आकाशगंगा। और दोस्तों ये आकाशगंगा तो हमारी आकाशगंगा है, यानी कि आकाशगंगा तो बहुत हैं। कितनी? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, लेकिन 100 अरब आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा अपनी भी है। क्या है? एक आकाशगंगा अपनी भी है। और अपनी आकाशगंगा है, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या साथियों? अपनी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी और नाम है इसका मिल्की वे। मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला। अभी लिख देंगे हम आपको, आपके लिए। इसको साफ कर लें थोड़ा। यानी कि अपनी आकाशगंगा है मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे। देखिए, अपनी आकाशगंगा यानी कि हमारी आकाशगंगा जो है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, ये हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, जिसको दुग्ध मेखला बोलते हैं। दुग्ध मेखला, ये दुग्ध मेखला यानी कि हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे दुग्ध मेखला, जिसको मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके बारे में देखेंगे, मंदाकिनी के बारे में। अब हमारी जो मंदाकिनी है, हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी दुग्ध मेखला के अंदर हमारा सौरमंडल है। क्या है? सौरमंडल। किसके अंदर? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के अंदर सौरमंडल है। और सौरमंडल के अंदर क्या है दोस्तों? सौरमंडल के अंदर आपको मिलेगा सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। ये मिलेगा आपको सौरमंडल के अंदर, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे आकाशगंगा अपनी मंदाकिनी के बारे में। तो दुग्ध मेखला। अब हमारी ये आकाशगंगा है, तो हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सबसे पहले हम देखते हैं हमारी आकाशगंगा का आकार। क्या? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी मिल्की वे का
आकार कैसा है, तो इसका आकार है सर्पिल आकार, सर्पिल आकार का। ठीक है साथियों, यानी कि आकार कैसा है, सर्पिल आकार, यानी सर्पिल आकार इसका आकार है। और हमारी जो मंदाकिनी है हमारी जो मंदाकिनी है आकाशगंगा, उसके निकटतम की आकाशगंगा कौन सी है, क्या उसके निकटतम की आकाशगंगा कौन सी है, तो इसके निकटतम की आकाशगंगा मिलेगी हमको देखने को, वो मिलेगी एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ये क्या है, ये है हमारी निकटतम की आकाशगंगा, यानी कि हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम की आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा, जो कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के सबसे निकटतम की आकाशगंगा होगी एंड्रोमेडा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, तो मंदाकिनी के बिंदु यानी कि मंदाकिनी के सेंटर बिंदु को यानी कि मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो मंदाकिनी के मध्य बिंदु को हम कहते हैं वल्ज। क्या कहते हैं, वल्ज। मंदाकिनी के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, वल्ज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पा नहीं है, ये ज है। क्या कहा जाता है, वल्ज कहा जाता है। मंदाकिनी के मध्य बिंदु को वल्ज कहा जाता है, यानी कि बिंदु जो है वो मध्य में रहेगा, तो मध्य बिंदु को वल्ज कहा जाता है। और इस वल्ज से सूर्य की दूरी देखें, किसकी, सूर्य की, इस बिंदु से सूर्य की दूरी देखें तो वो आपको देखने को मिलेगी 32,000, कितनी, 32,000 प्रकाश वर्ष, यानी कि 32,000 प्रकाश वर्ष आपको देखने को मिलेगी बल्ज से। किससे, बल्ज से। बल्ज क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि मंदाकिनी के मध्य बिंदु को हम बल्ज कहते हैं, और बल्ज से किससे, बल्ज से सूर्य की दूरी देखें तो 32,000 प्रकाश वर्ष होगी। कितनी होगी, 32,000 प्रकाश वर्ष होगी। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो समझो प्रकाश वर्ष क्या है। देखो प्रकाश वर्ष ये खुद बता रहा है कि ये खुद अपनी डेफिनेशन बता रहा है, ये वर्ड खुद अपनी डेफिनेशन बता रहा है, प्रकाश वर्ष, यानी कि एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश चला, एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश चला उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या, उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। एक प्रकाश वर्ष बराबर ने अभी आपको बता दिया, ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बता दिया अभी मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए ये मंदाकिनी। अब चलते हैं हम सीधा कहाँ, सौरमंडल की ओर। कहाँ, सौरमंडल की ओर, सीधा तीसरे नंबर पर चलते हैं, सौरमंडल की तरफ। अब देखिए ये है अपना सौरमंडल। सौरमंडल सबसे पहले डेफिनेशन यही है कि सौरमंडल क्या है, क्या कि सौरमंडल की डेफिनेशन देखें तो सौरमंडल की डेफिनेशन सामान्य भाषा में हमें देखने को मिलेगी कि सौरमंडल जो है, सौरमंडल के अंदर सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु स्थित हैं, तो इसी समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों सौरमंडल से पहले थोड़ा सा जानकारी ले ली कि ये सौरमंडल आखिर ऐसे बना कैसे। ये यहाँ पर सूर्य है, ऐसे करके छोटा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से क्रम किसने लगाया, कैसे लगाया, कोई और भी तो क्रम हो सकता था। तो चलिए हम बताते हैं कि बात एक मिनट दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से हम यहाँ पर चलेंगे आप अपने दिमाग को उसी तरह से चलाना, यानी कि खुद दिमाग से सोचना। हम सौरमंडल की बात करेंगे तो आप ऐसा सोचना कि आप आकाश में हैं। कहाँ हैं आप, आकाश में हैं, ऐसा आप फील करना। ठीक है, जब भी अच्छे से समझ में आएगा आपके। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब देखेंगे हम सौरमंडल को, काफ़ी अच्छे से समझें। किसको देखें, सौरमंडल को देखेंगे। देखो दोस्तों क्या है कि सौरमंडल जो है ये यहाँ से क्रम कैसे लगा।
तो देखिए बात करते हैं 140 ईस्वी पहले, यानी 140 ईस्वी में, कब 140 ईस्वी में एक मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हुआ करते थे। 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था टॉलमी। क्या नाम था? टॉलमी नाम था। गलतियां भी हो रही हैं हमसे, सॉरी, माफ़ करना है। टॉलमी, उनका नाम था टॉलमी। मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था टॉलमी। तो टॉलमी ने क्या किया था कि टॉलमी ने 140 ईस्वी में सौरमंडल का अध्ययन किया। किसका? यानी कि उन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया था एक्चुअली। तो टॉलमी ने 140 ईस्वी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया, और ब्रह्मांड का अध्ययन करने के बाद में बहुत सारा अध्ययन किया था, और बहुत सारे अध्ययन के बाद में उन्होंने एक थ्योरी दी थी, यानी कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं हम भू केंद्रीय सिद्धांत। क्या कहते हैं? भू केंद्रीय सिद्धांत। यानी कि टॉलमी ने एक सिद्धांत दिया था भू केंद्रीय सिद्धांत, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में जियो सेंट्रिक अवधारणा, जियो सेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि भू केंद्रीय सिद्धांत, जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियो सेंट्रिक थ्योरी यानी कि टॉलमी ने 140 ईस्वी में भू केंद्रीय सिद्धांत ब्रह्मांड का अध्ययन किया था, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था भू केंद्रीय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम जियो सेंट्रिक थ्योरी। तो जियो सेंट्रिक थ्योरी यानी कि भू केंद्रीय सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था? तो भू केंद्रीय सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जो सूर्य है वो सौरमंडल के मध्य है। क्या है? जो सूर्य है वो सौरमंडल के मध्य में है, यानी कि जो सौरमंडल का बिंदु है, केंद्र है, वो सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य। एक्चुअली उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड के अंदर जो सूर्य होगा, सूर्य है वो ब्रह्मांड का सॉरी माय मिस्टेक, कि टॉलमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत में बताया था, भूकेंद्रीय सिद्धांत, कि ब्रह्मांड का जो बिंदु है, ब्रह्मांड का जो मध्य बिंदु है, ब्रह्मांड का सेंटर में है, वो पृथ्वी है। क्या बताया था उन्होंने? कि ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में पृथ्वी है, यानी कि ब्रह्मांड के सेंटर में पृथ्वी है, ना कि सूर्य। सूर्य और बाकी के ग्रह उसके चारों तरफ है, और केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। ये किसने बताया था? टॉलमी ने बताया था अपने भूकेंद्रीय सिद्धांत में कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य और बाकी के ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये बताया था टॉलमी ने 140 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? ये थ्योरी अब तक चलती आई है, और इसको माना भी गया था। क्या? 140 से अब तक चलती आई है, और इसको माना भी था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, और सूर्य और बाकी के ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक और खगोल शास्त्री आते हैं, पोलैंड के खगोल शास्त्री। कहाँ के? पोलैंड के खगोल शास्त्री, जिनका नाम है कोपरनिकस। तो पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस आते हैं 1543 ईस्वी में। कब आते हैं? 1543 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया। किसने? कोपरनिकस ने। लिख देता हूँ मैं, कोपरनिकस। कोपरनिकस यानी कि 1543 ईस्वी में कोपरनिकस के खगोल शास्त्री, पोलैंड के खगोल शास्त्री आते हैं। तो उन्होंने भी इस बारे में पढ़ा था, उन्होंने जानकारी ली थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार फिर से देखा जाए। तो 1543 ईस्वी में कोपरनिकस यानी कि पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने ब्रह्मांड का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा था कि सौरमंडल के मध्य में जो है, यानी कि ब्रह्मांड के जो मध्य में है, वो तो सूर्य है, ना कि पृथ्वी। क्या? उन्होंने इस सिद्धांत को फेल कर दिया। कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को क्या कर दिया? फेल कर दिया, और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, वो दिया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? इनका सिद्धांत था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो था वो दिया था कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हो कि भू केंद्रीय सिद्धांत का मतलब, देखिए ये वर्ड खुद अपनी डेफिनेशन बता रहा है कि भू मतलब होता है धरती, भू केंद्रीय यानी कि केंद्र में कौन है?
धरती। पृथ्वी जो है वो केंद्र में है। केंद्र में कौन है? धरती, यानी कि पृथ्वी। भू मतलब धरती, पृथ्वी, तो भू केंद्रीय यानी कि पृथ्वी केंद्र में है। यह सिद्धांत दिया था टॉलमी ने कि ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और सूर्य और बाकी के ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन 1543 ईस्वी में कोपरनिकस आए और उन्होंने बताया था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने सूर्य केंद्रीय कर दिया, भू केंद्र की जगह सूर्य केंद्रीय कर दिया। इसको उन्होंने गलत बता दिया कि ये गलत है, सही क्या है? ये है, उन्होंने बताया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और बाकी के ग्रह उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये, और उन्होंने कौन सी थ्योरी दे दी? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ये देखिए, सूर्य केंद्रीय यानी कि केंद्र में कौन है? सूर्य। केंद्र में कौन है? सूर्य। ये खुद बता रहा है कि केंद्र में कौन है? सूर्य। तो यही बताया था कोपरनिकस ने कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है वो सूर्य है, और उन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दे दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इंग्लिश में बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ये किसने बताया था? ये बताया था कोपरनिकस ने, जो कि अब तक, कब तक? जो कि अब तक सर्वमान्य है। अभी भी प्रेजेंट में कोपरनिकस के द्वारा सिद्धांत बताया गया है वो ही सर्वमान्य है। तो हम कोपरनिकस के द्वारा बताए गए सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के माध्यम से ही आज इसको पढ़ेंगे। प्रेजेंट में यही है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपकी समझ आया होगा। इसको साफ करते हैं और हम चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम सौरमंडल के बारे में। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि सौरमंडल की डेफिनेशन भी बता दी कि सौरमंडल है क्या, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर जो है ये क्या है? सूर्य। क्या है? ये है सूर्य और यही है हमारा सौरमंडल, ठीक है। तो ये है सूर्य। सूर्य के नज़दीक ये क्या है? ये है मरकरी। मरकरी का मतलब है ये है बुध। कौन सा ग्रह है? ये है बुध ग्रह, और ये है वीनस, यानी कि ये है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह है ये। और ये है अर्थ, यानी कि ये है पृथ्वी। क्या साथियों? ये है पृथ्वी, और ये है मार्स, यानी कि मंगल। क्या है ये? ये है मंगल, और ये है जुपिटर, यानी कि ये है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है। ये है बृहस्पति, ठीक है। ये है बृहस्पति। अब बृहस्पति के बारे में ये है सैटर्न। क्या है ये? सैटर्न, यानी कि ये है शनि। क्या है ये? शनि। ये है यूरेनस। यूरेनस यानी कि ये है अरुण, और ये है वरुण। ये है नेपच्यून, ये है वरुण। तो दोस्तों, ये है ग्रह। क्या है ये? ये है ग्रह जो कि क्रम से लगे हुए हैं, आकार के क्रम से नहीं, ओनली ये क्रम से लगे हुए हैं। क्रम से पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये हो गए इंग्लिश में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये, ठीक है। देखिए, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा नीचे से, हैं। अब देखिए आगे, अगर हम देखें क्रम से, किसे? क्रम से। तो क्रम से तो ये लगे हुए हैं कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये तो क्रम से लगे हुए हैं। लेकिन आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर पूछ ले आपसे। अगर आपसे पूछे आकार के आधार पर, तो आप कैसे लिखोगे? आकार यानी कि सबसे बड़ा कौन, फिर सबसे छोटा कौन, ऐसे करके, चौथे नंबर पर कौन है, पाँचवें नंबर पर कौन है, तो ऐसे करके अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? तो देखिए, सबसे पहले है बृहस्पति। क्या है? ये है बृहस्पति। बृहस्पति, उसके बाद में है शनि। ये आकार के क्रम से बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में शनि। शनि के बाद में आ जाएगा अरुण,
उसके बाद आएगा वरुण, फिर आएगा आपका पृथ्वी, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में मंगल, फिर आएगा आपका बुध जो कि सबसे छोटा है। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आकार के आधार पर और ये हो जाएगा आपका क्रम के आधार पर। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए। बृहस्पति की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? बृहस्पति की बात करें तो ये है सबसे बड़ा ग्रह। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। क्या है? बुध जो है, सॉरी बुध नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए सबसे छोटा। ठीक है, यानी कि बुध जो है वो सबसे छोटा है और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, बुध की बात करें, यहाँ से सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसकी बात करते हैं एक साथ से। तो यहाँ बुध से लेकर के मंगल तक, बुध से लेकर के मंगल तक के इतने जो ग्रह हैं, 1 2 3 4, ये ग्रह जो हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। कौन से? पार्थिव ग्रह। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से लेकर के ये ग्रह और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ग्रह जो है वो कहलाते हैं भीतरी ग्रह, भीतरी या पार्थिव ग्रह। ठीक है साथियों, यानी कि बुध से लेकर के मंगल तक ये कहलाते हैं भीतरी या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति से लेकर वरुण तक, कहाँ तक? बृहस्पति से लेकर वरुण तक ये कहलाते हैं बाहरी ग्रह। कौन से? बाहरी ग्रह कहलाते हैं। या फिर हम बात करें तो कहते हैं हम इसे जोवियन ग्रह। क्या? जोवियन ग्रह। क्या कहलाते हैं? जोवियन ग्रह कहलाते हैं और ये भीतरी या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच की बात करें, यहाँ क्या? यहाँ ये देखिए, मंगल और बृहस्पति की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे क्षुद्र ग्रह। क्या? यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये मिल जाएंगे आपको देखने के लिए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मिल जाएंगे जिसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो। दोस्तों, आपको बता दें कि सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह हैं। आपको पता है कितने? 8 ग्रह। ग्रह एक और था जिसका नाम है प्लूटो, उसके बारे में ही बता देते हैं। एक प्लूटो करके ग्रह और था, प्लूटो, ये ग्रह और था प्लूटो। तो प्लूटो ग्रह था, वो भी ग्रह की श्रेणी में ही था, लेकिन प्लूटो ग्रह को अब ग्रह की श्रेणियों से उठा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है। क्यों डाल दिया है? क्योंकि जो प्लूटो ग्रह जो है वो जब चक्कर लगाता था तो अपनी कक्षा में ना चल के दूसरों की कक्षा में चला जाता था। क्या? ये अपनी कक्षा में ना चलकर दूसरों की कक्षा में चला जाता था। आज कहीं तो कल कहीं, ऐसा करता था। आज कहीं है तो कल कहीं है, ऐसा करता था। इसीलिए क्या किया, इस प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से उठा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। कब? ये कब तक रहा था? ये रहा था 2006 तक, यानी कि 2006 तक ये ग्रह की श्रेणी में रहा था। उसके बाद में इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। बौने ग्रह की श्रेणी में डाला था अंतर्राष्ट्रीय खगोल पिंड संघ ने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने बैठक की थी और प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। बौने ग्रह की श्रेणी में एक खगोलीय पिंड को और डाला था जिसका नाम था 2003 UB 313। ये एक खगोलीय पिंड था। क्या? 2003 UB 313, ये एक खगोलीय पिंड था। इसको भी बौने ग्रह की श्रेणी में ही डाल दिया था। इसका भी हाल ऐसा ही था प्लूटो की तरह। तो प्लूटो तो एक ग्रह था, लेकिन ये खगोलीय पिंड था, इसको भी बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, ये तो ग्रह कितने हमारे? 8। बाकी के उपग्रह हम अभी देखेंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से देखते हैं कि बुध जो है वो पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर आता है शुक्र, तीसरे पर आता है पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण, भूल गए क्या? 1 2 3 4 5 रह गया, सॉरी। बृहस्पति, शनि और ये है अरुण और वरुण, ठीक है। ये 8 ग्रह हैं। अब देखिए बुध जो है सिर्फ 8 ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं, कितने? 2 ग्रह जो शुक्र की परिक्रमा, वो सूर्य की परिक्रमा, 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। किधर? पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि वो ग्रह हैं 2, कौन कौन से? एक है शुक्र, कौन सा है? एक है शुक्र, ऐसे बना देता हूँ मैं। ये शुक्र ग्रह जो है वो इधर की साइड चलता है, किधर? इधर, ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये शुक्र जो है वो पूर्व से चलता है, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर है। और एक है अरुण, कौन सा है? एक है अरुण जो कि ऐसे ही चलता है, ठीक है दोस्तों। कैसे चलता है? वो ऐसे ही चलता है जैसे शुक्र चलता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। बाकी के जो ग्रह हैं वो तो बेचारे पश्चिम से ही चलते हैं, किधर से? पश्चिम से ही चलते हैं। वो चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी चक्कर कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाती है, तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। मंगल भी ऐसे ही चलता है और बृहस्पति भी ऐसे ही चलता है, शनि भी ऐसे ही चलता है और ये भी ऐसे चलता है और ये भी ऐसे। तो अभी आपको मैंने बताया कि शुक्र जो है वो सिर्फ पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है और अरुण एक और है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। बाकी के ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, किसकी? सूर्य की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके उपग्रहों के बारे में। तो दोस्तों इसको पहले साफ कर देता हूं मैं। इनके उपग्रहों की बात करें, देखिए बात करें इनके उपग्रहों की, तो पहले बात करते हैं बुध की। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा। मंगल की बात करते हैं तो मंगल के हैं 2 उपग्रह। कौन से? 2 उपग्रह। अब 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? एक का नाम है डीमोस, एक का नाम है, दूसरे का नाम है फोबोस, ठीक है साथियों। यानी कि मंगल की बात करें तो 2 उपग्रह है मंगल के, एक डीमोस है और दूसरा फोबोस है। डीमोस की बात करें तो ये सबसे छोटा है। क्या है? ये सबसे छोटा। सबसे छोटा का मतलब है जी कि सौर मंडल का भी सबसे छोटा, यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वो है डीमोस। फोबोस की बात करें तो फोबोस जो है वो मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या? मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्यों? क्योंकि फोबोस की बात करते हैं तो फोबोस का जो व्यास देखें, अब क्या देखें? फोबोस का व्यास देखें तो व्यास की बात करें तो इसका 25 किलोमीटर का व्यास है। कितने का? 25 किलोमीटर का। फोबोस की बात करें तो फोबोस का व्यास है वो है 13 किलोमीटर का। कितना? 13 किलोमीटर का। क्योंकि फोबोस का 25 किलोमीटर का व्यास है और डीमोस का 13 किलोमीटर का व्यास है। तो डीमोस जो होता है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाता है। सॉरी दोस्तों, क्या सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा सौरमंडल का। बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति को हमें देखने के मिल जाएंगे उपग्रह, वो है 67। कितने हैं? 67। लेकिन बृहस्पति का एक उपग्रह है, वो है सबसे बड़ा, जिसका नाम है गैलीमेड। क्या? गैलीमेड। यानी कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। वैसे उपग्रह बृहस्पति के 67 हैं, लेकिन बृहस्पति के 67 उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैलीमेड, जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। क्या? सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, ठीक है। सैटर्न की बात करें यानी कि शनि की बात करें तो शनि के जो उपग्रह हैं वो हैं 62।
कितने हैं? 62 उपग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे। 62 में से सबसे बड़ा उपग्रह जो है शनि का वो है टाइटन। कौन सा? टाइटन। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अरुण की बात करते हैं तो अरुण के हमें उपग्रह देखने को मिल जाएंगे, वो है 27। और वरुण की बात करें तो वरुण के देखने को मिल जाएंगे हमें 13। ये होगा इनके उपग्रहों के बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्या है? सूर्य के सबसे निकट, यानी कि ये जो है वो सबसे छोटा भी है। और पहली बात सबसे छोटा है। दूसरी बात करें तो ये सूर्य के सबसे निकट भी है। क्या है? निकट। ठीक है, यानी कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर। क्या है? सबसे दूर वरुण, सबसे नज़दीक बुध। ठीक है, बात करते हैं बुध की, तो बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा, क्या? बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? बुध सूर्य की परिक्रमा, सीधे आसानी और प्यार से समझिए कि बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो बुध सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो करता है 88 दिनों में। कितनों में? ये करता है 88 दिन में पूरी। 88 दिनों में ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है। 88 दिन के अंदर ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो 225 दिनों के अंदर सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए कितना समय लेती है? तो ये लेती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है भैया। अरे भैया पृथ्वी जो है, अरे भैया भाई आसानी शब्दों में समझ कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड का समय लेती है। मंगल की बात करें तो मंगल जो है, इधर लिख देते हैं, मंगल जो है मंगल 687 दिनों में, कितनों में? 687 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो 11 वर्ष 9 माह, 11 वर्ष और 9 माह के अंदर सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। कौन? बृहस्पति। शनि की बात करें तो शनि जो है वो जो है 29.5 वर्ष, यानी कि आप मान सकते हो 29 वर्ष 6 माह में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। अरुण की बात करें, अरुण जो है वो 84 वर्षों में, 84 वर्ष, अरुण क्या है? अरुण 84 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। वरुण की बात करें, दिख रहा है आपको? वरुण की बात करें तो वरुण जो है वो 165 वर्षों में, फुल टारगेट इज द बेस्ट। वरुण जो है वो 165 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सूर्य की। अब ये ग्रह जो है वो तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? ये ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इन ग्रहों की परिक्रमा कौन करता है? वो करते हैं उनके उपग्रह। कौन करते हैं? उनके खुद के उपग्रह जो है, यानी कि उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? भाई बताओ, सोचो थोड़ा। तब तक मैं पसीना पोंछ लेता हूँ अपना, गर्मी भी बहुत हो रखी है। बताओ साथियों, बताओ सूर्य जो है वो किसकी परिक्रमा करता है? अच्छा मैं ही बता दूं, ठीक है। तो सूर्य जो है वो परिक्रमा करता है आकाशगंगा की।
किसकी? आकाशगंगा की। तो अपनी आकाशगंगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अपनी आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसको बोलते हैं दुग्ध मेखला, इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। तो सूर्य जो है वो अपनी आकाशगंगा का चक्कर पूरा करता है। तो आकाशगंगा का जब चक्कर पूरा करता है तो वो एक चक्कर कितने वर्षों में पूरा करता है? तो साथियों, आपको शायद पता नहीं होगा और ये इतने वर्षों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। देखिए बड़े ध्यान से, तो ये जो है वो अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? ये लेता है 25 करोड़ वर्ष। क्या लेता है? 25 करोड़ वर्षों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 25 करोड़ वर्षों में अपना एक चक्कर पूरा करता है, और वो भी कितनी स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। यानी कि सूर्य की अगर आप स्पीड देखें तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये एम है यहाँ पर, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। अपनी आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है सूर्य। ठीक है, आपको ये भी समझ आया। चलिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, और अपने अक्ष पर जो झुकी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर 2 गतियाँ होती हैं। क्या? पृथ्वी के अंदर 2 गतियाँ होती हैं। एक होती है परिक्रमण गति और एक होती है घूर्णन गति। मैं यहाँ पर बताने की आपको कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से देखना। देखिए, एक होती है घूर्णन गति। क्या होती है? एक जो है वो है घूर्णन गति और दूसरी जो है वो है परिक्रमण गति। ठीक है, एक जो है घूर्णन गति, एक जो है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति की मैंने आपको बता दिया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड का समय लेती है। लेकिन घूर्णन गति की बात करें, किसकी? घूर्णन गति की बात करें तो इसको हम दैनिक गति भी बोलते हैं। क्या? दैनिक गति। दैनिक गति यानी कि घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी बोलते हैं और परिक्रमण गति को हम परिक्रमण गति ही बोलते हैं। परिक्रमण गति मैंने अभी आपको बता दिया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है, वो लेती है परिक्रमण गति के द्वारा। लेकिन घूर्णन गति के द्वारा कितना समय लेती है? घूर्णन गति के द्वारा वो समय लेती है 23 घंटे, कितना? 23 घंटे 56 मिनट और 9.54 सेकंड का समय एग्जैक्ट। दैनिक गति के द्वारा यानी घूर्णन गति के द्वारा 23 घंटे 56 मिनट 9.54 सेकंड का समय लेती है। इसके द्वारा ये क्या करती है कि अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और ये अपने अक्ष पर, कौन? पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और घूर्णन गति जिसको दैनिक गति बोलते हैं उसमें दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि दिन रात जो होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। घूर्णन गति के कारण जो होते हैं वो दिन और रात होते हैं। और मौसम में चेंजिंग आती है, जैसे ऋतुएं चेंज होती हैं, आपकी गर्मियों से सर्दी आ जाए, सर्दियों से गर्मियाँ आ जाए, तो वो जो होता है वो होता है परिक्रमण गति के कारण। किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण, जो कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड में पूरा करती है अपना एक चक्कर। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से, कहाँ से? सूर्य से दूरी देखें तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पहले ये बात देख लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा भी गया है और बहुत पुराना भी हो चुका है, आप बता भी सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट कितना है? एग्जैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एग्जैक्ट कितना है?
तो पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है, एग्जैक्ट बताना है आपको। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट और 16.6 सेकंड। कभी कभी 6 सेकंड हो जाता है, तो कभी कभी यहाँ पर 4 सेकंड भी हो जाता है, ठीक है। 6 या 4 कोई दिक्कत नहीं है, 6 ही होता है वैसे, ठीक है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड ये है एग्जैक्ट, आपको बता दें। ये प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लेता है वो 8 मिनट 16.6 सेकंड लेता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा 8 मिनट, कितना मिलेगा, 8 मिनट 20 सेकंड। ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो आपको यही लगाना है। लेकिन एग्जैक्ट अगर कोई आपसे पूछे तो 8 मिनट 16.6 सेकंड ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड भी है इसका आंसर, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से देख लेना। पृथ्वी और सूर्य की बात करें, हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, इसमें क्या है कि हमने थोड़ा आपको बेसिक बताया है सौरमंडल के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ऐसे सबको एक एक करके सबको बड़ी बारीकी से और बड़ी डिटेल से देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे सूर्य को भी उठाएंगे हम, किसको, हम सूर्य को भी उठाएंगे, सूर्य के बारे में भी जानेंगे। हम बुध को भी उठाएंगे, बुध के बारे में भी जानेंगे। हम शुक्र को उठाएंगे, शुक्र के बारे में भी जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी आपके लिए, इसीलिए हम अलग अलग वीडियो और इसके लिए अलग अलग लेकर के आएंगे, जिसको हम बड़े अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो हम पृथ्वी और सूर्य की बात करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा साफ कर लें। हम पृथ्वी और सूर्य की बात करें, इसको यहाँ से हटा दूँ, अच्छा ठीक है। चलो हम पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखिए, क्या, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें, किसकी, दूरी की, ठीक है। दूरी की बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की। तो न्यूनतम दूरी की बात करें, न्यूनतम, हम बात करते हैं न्यूनतम दूरी की, किसकी, न्यूनतम दूरी की बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो आपको न्यूनतम दूरी देखने को मिल जाएगी 14.70, कितनी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम दूरी कितनी, तो न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, यह हो जाएगी सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी। दूसरी बात, अधिकतम दूरी कितनी होगी फिर, अगर अब हमने न्यूनतम बता दिया तो फिर अधिकतम भी होगी, ठीक है। तो फिर अधिकतम दूरी की बात करें, अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी की बात करें कि सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, तो अधिकतम दूरी हो जाएगी आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर जो हो जाएगी वो अधिकतम दूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं मध्यम दूरी कितनी होगी। मध्यम दूरी की बात करें तो भाई मध्यम दूरी कितनी हो जाएगी, तो सूर्य की पृथ्वी से मध्यम दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है भैया। मध्यम दूरी हो जाएगी वो 14.98 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। दोस्तों रुकिए ज़रा, जाइएगा मत कहीं। हमने ये सौर मंडल के बारे में बेसिक जानकारी ली आज। आशा करता हूँ और उम्मीद है मुझे कि ये आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये वीडियो में हमने सिर्फ सौरमंडल के बारे में एक गहन जानकारी ली है, थोड़ा सा बताया है, आता है जितना आपको बता दिया हमने, ठीक है। जितना भी और इसमें के अंदर होगा उसको भी निकाल के लाएंगे हम बाहर, वो लाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम सूर्य को देखेंगे, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी को सबको देख लेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें आगे का सारा प्रोसेस
और लाएंगे। अगर इसमें और 2-4 पॉइंट रहे होंगे उसको भी हम लेकर के आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिए, और इस MS एग्ज़ाम फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये कंटेंट जो है और ये चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आते हैं जिससे आपको जानकारी भी मिले, आपको नॉलेजफुल हो जाए आप, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद और ज़बरदस्त। आप बने रहिए हमारे साथ और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।